हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं सचिन एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये सीरीज लगातार चलाई जा रही है एमसीक्यू के लिए। लुसेंट बुक को इसमें कवर किया जा रहा है। वर्तमान में इतिहास एशियन हिस्ट्री को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। एशियन हिस्ट्री की तीसरी टॉपिक प्रागैतिहासिक काल को हम लोग रन कर रहे हैं और ये प्रागैतिहासिक काल का चौथा क्लास होगा। तो धीरे धीरे करके हम एक एक टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज खत्म कर रहे हैं। तो लगभग एक टॉपिक के 200-250 क्वेश्चन, किसी में 300 क्वेश्चन हम ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेने से फिर कोई बचेगा नहीं कोई चीज़। ठीक है, हम अच्छे से कवर कर लेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने 85 तक छोड़ा था क्वेश्चन, हम तो वहीं से लाइन बाय लाइन आगे बढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। और सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाना फ्री में। हर चीज़ इस यूट्यूब चैनल पर हर चीज़ जो भी कुछ होगा सब फ्री कंटेंट के लिए होगा। मेरे भाई-बहन बहुत ऐसे लोग हैं जो उनके पास बुक्स यानी प्रैक्टिस के लिए अफ़ोर्ड करने के लिए पैसे नहीं होते, तो मैं हर वो चीज़ पॉसिबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। फिलहाल स्टार्टिंग में मैं इस लूसेंट बुक को कवर करा रहा हूँ क्योंकि इसमें हर एग्ज़ाम को समाहित किया गया है। हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसे मज़बूती से बनाया गया है। तो एक बार इसे विश्वास के तौर पर कंप्लीट करके देखिए, आप खुद पे खुद आपका नज़रिया बदल जाएगा पीवाईक्यू की। जब हम पीवाईक्यू को टेस्ट के लिए इधर-उधर भटकते हैं, तो हमें वो सब के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, बिना समय गँवाए चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं 86 क्वेश्चन पे करते हैं। 86 क्वेश्चन से करते हैं स्टार्ट। ओके, लेट्स गो। अच्छा, इसमें क्या कहना है दोस्तों, इसमें मानचित्र को हमें एडजस्ट करना है। कहाँ कौन-सा है, कहाँ क्या नहीं है, हमें उसको एडजस्ट करना था, मतलब लोकेशन बताना था। ठीक है? तो 85 नंबर का आइए देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मानचित्र सिंधु काल, इसमें विचार करना है और कुछ पूर्व सिंधु काल स्थल दिए गए हैं, यानी पूर्वी स्थल दिए गए हैं। तो वे स्थल जो 1, 2, 3, 4 संख्या में चिन्हित हैं, वो क्रमशः कैसे होंगे? तो इनको क्रम लगाना है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, जो टॉपिक ना आए प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करना और उसके टॉपिक वाइज़ आप रिवीज़न मारिए। देखिए, टेस्ट दीजिए, उसके बाद जो टॉपिक ना आए उसको उसको नोट करके फिर रिवाइज़ करिए। टॉपिक ओरिएंटेड न्यूज़ रिवाइज़ करेंगे तो वो टारगेटेड क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। और हम लोग ऐसे थ्योरी रैंडमली पढ़ते रहते हैं तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं दोस्तों। इधर पढ़ेंगे इधर भूल जाएँगे, ठीक है? तो मेरी बात मानिए, प्रैक्टिस के माध्यम से आप रिवाइज़ करिए, दैट इज़ सफिशिएंट होगा। तो 85 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? 85 नंबर का जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है? मेहरगढ़, पहले आएगा मेहरगढ़ आएगा, फिर कालीबंगा, फिर कोटदीजी, फिर सुरकोटदा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन टू द पॉइंट पे बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें इस बुक को बेहतरीन तरीके से कवर कराना है। यूपीएससी 1996 में पूछा गया क्वेश्चन, हर एक एग्ज़ाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जो छूटा हुआ। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, कब है? यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रागैतिहासिक काल का कौन-सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? जो प्रागैतिहासिक काल है वो दोस्तों, उसमें कौन-सा स्थल है जो ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है? तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन-सा आंसर हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये अहाड़ हो जाएगा, जो अहाड़ है वो ताम्रवती के नाम से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 क्वेश्चन, ये भी आपको लोकेशन बताने के लिए दिया है, बोला है कि छायावृत्त क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन-सी संस्कृति पल्लवित हुई है? तो 87 नंबर का आइए देखते हैं दोस्तों क्या होगा जवाब, 1 सेकंड। 87 नंबर का जवाब देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले आप कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको पूर्ण तरीके से यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है? तो आइए देखते हैं कौन-सा आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालवा की संस्कृति, ठीक है? मालवा की संस्कृति को ये क्या करता है? पल्लवित करता है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलान करना है, ठीक है? इसमें एक सूची दोनों सूचियाँ दी हैं, इसमें कौन-सी लोकेशन कहाँ था, तो ये हमको मिलान करना है। तो 88 नंबर का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं, मिलाते हैं। जो आहार संस्कृति है दोस्तों, ये आहार संस्कृति आपको देखने को मिल जाएगी दक्षिण पूर्व राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? दक्षिण पूर्व राजस्थान में मिल जाएगा। उसके बाद काथा संस्कृति की बात करते हैं, ये पश्चिम मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पे? पश्चिमी मध्य प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद सवालदा संस्कृति जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र में है। कहाँ दोस्तों? पश्चिमी महाराष्ट्र में है। प्रभात संस्कृति जो कि है कहाँ? दक्षिण पश्चिम गुजरात में। कहाँ है दोस्तों? दक्षिण पश्चिम गुजरात में है। ठीक है? इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 89।
इसमें भी क्या करना है, मिलान करना है दोस्तों। 89 में भी हमें मिलान करने को दिया है। तो आइए इसमें मिलान कर लेते हैं। बोला कि पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है वो नवदा टोली से संस्कृति, कहाँ से? नवदा टोली की संस्कृति है। उसके बाद पश्चिमी बिहार जो है चिरांद, जो चिरांद स्थल है दोस्तों वो कहाँ है? पश्चिमी बिहार में है। उसके बाद जो जोरवे संस्कृति है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति को अ, देखा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि मध्य गुजरात में रंगपुर संस्कृति यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजकल क्रोनोलॉजी में ज़्यादा पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। 90 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल में ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? मतलब इसमें से बताना ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से हमें सारथी ताम्र का मतलब जो तांबा था, ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ का खिलौना हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो आइए देखते हैं कहाँ मिलता है दोस्तों। ये मिलता है दैमाबाद में। कहाँ दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, दैमाबाद। उसके बाद कह रहा है 91 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरों वाली मकान में अवशेष मिले हैं? कहाँ पे मिले हैं दोस्तों? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनाम गाँव में। इनाम गाँव में, ठीक है। आगे कह रहा है कि किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले चित्र मृदभांड को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? ठीक है। 92 का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। 92 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पल्लवी, पयमपल्ली, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिल में, ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 92 कह रहा है किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाली चित्र मृदभांड के सर्वोत्त, अच्छा वो क्या, सॉरी यार भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये इसका आंसर तो पहला मैं बता दिया था, वो हमें 92 का देखना था। तो 92 का जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मालवा होगा। सॉरी, माफी चाहूंगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मालवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। उसके बाद कह रहा है कि ताम्राश्र में या ताम्र प्रसार काल, जो भी कह सकते हैं, में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? ये भी बीसीएस 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 93 का आइए देखते हैं जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसा कि आप हमारे हिंदू संस्कृति में देखते हैं कि जो मृत जो शव होता है उसे आज भी दफनाया जाता है उत्तर से दक्षिण में। सिर जो होता है उत्तर की तरफ और दक्षिण में होता है पैर, जो आज भी आपको देखने को मिलते हैं। 94 पे चलते हैं, फिर मिलान करने को दिया है। 94 आइए देखते हैं दोस्तों मिलान कैसे कर रहा है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र जो क्षेत्र है दोस्तों ताम्रप्रसार का, वो किससे संबंधित है? वो है शव से, जो कि शव दक्षिण और उत्तर दक्षिण में दफनाया जाता था। उसके बाद दक्षिण क्षेत्र की बात कर लेते हैं, तो उसमें कह रहा है कि शव को पूर्व पश्चिम में दफनाया जाता था। कहाँ पे? दक्षिण, अगर महाराष्ट्र की बात आ जाए तो शव को उत्तर से दक्षिण दफनाया जाता था। अगर बात आ जाए दक्षिणी क्षेत्र का, तो शव को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्या किया जाता था? दफनाया जाता था। उसके बाद पश्चिमी भारत जो है वो पूर्ण सावधान था, मतलब पूर्ण तरीके से शव को दफनाया जाता था, ठीक है। आगे कह रहा है पूर्वी भारत जो है वो आंशिक सावधान मतलब कुछ चीजें होती थी पहले पहले जो शव होते थे, कुछ ऐसे संस्कृति थे जहां पर शव को रग खुला छोड़ जाता था, उसमें पक्षियां उसमें से मतलब पहले खा लेते थे, उसके बाद जो बचता था उसे दफन किया जाता था, ठीक है। तो ऐसी भी संस्कृति हमारे भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। इसमें कालक्रम बताना है। नेट जीआरएफ में 2008 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सिंपल से हम कर सकते हैं, इसमें कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 95 का जवाब, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होंगे फिर जाहिर सी बात है दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं 95 का कौन सा जवाब हो जाएगा। पहले मिलान कर लेते हैं। इसका पहला पाषाण, यानी पहले जो स्टार्टिंग में दोस्तों कौन सा आएगा? पहला पाषाण काल आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल आता है, फिर उसके बाद जस्ट कांस्य काल आता है। अगर आप लोग समझेंगे कि कांस्य काल और ताम्र पाषाण एक ही काल होता, नहीं, इसके बाद पहले ताम्र पाषाण आता है, उसके बाद तब जाके कांस्य आता है। जो कांस्य के बाद तब जाके लास्ट में आता है कौन सा? लोहे का, ठीक है, लोहे का काल आता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 96 कह रहा है कि भारत में लोहे का उपयोग आरंभ कब से हुआ था? लोहे का उपयोग आरंभ कब से हुआ था? तो आइए देखते हैं दोस्तों। मतलब इसमें आप गेस लगा सकते हैं कि लोहे का जो उपयोग था वो सबसे पीछे हुआ था। तो इसमें से देख सकते हैं कि कौन-सा जो डेट दिया वो सबसे पीछे है। 2000, पहले 2000 दिया बड़ा, उसके बाद 1700 है, फिर 1500 है,
तो सबसे न्यूनतम हमें जो डेट देखने को मिलती है 1300 ईसा पूर्व में। तो जब लोहा सबसे पीछे आया तो ज़ाहिर-सी बात है हमें डेट भी सबसे छोटी होगी, यानी सबसे आगे की होगी। अब तो हमें ये पहले 2000 आएगा, उसके बाद 1700, फिर 1500, फिर जाके 13वीं शताब्दी में क्या हुआ था, 13 ईस्वी पूर्व में लौ का प्रयोग होना शुरू हो गया था। उसका 97 कह रहा है कि उत्तर भारत में गंगेय घाटी में लौ का प्रयोग आरंभ हुआ था। जो गंगेय घाटी है उसमें लौ का प्रयोग कब हुआ था दोस्तों? तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 98 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौ काल से संबंधित नहीं है? दोस्तों ये हमें, जब हम क्वेश्चन पढ़ें तो इसको हमें बहुत गौर से पढ़ना चाहिए कि सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है। तो इसमें हमें गलत बताना है। तो 98 का जवाब आइए देखते हैं क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान ज्ञान था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं ज्ञान था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा। 99 कह रहा है प्राचीन भारत में द्वितीय नागरिक क्रांति जो कि बुद्ध के सॉरी जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। तो इसका आंसर क्या होगा? 99 का जवाब आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा। लौह तकनीकी के प्रसार पर, लौह तकनीकी के प्रसार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने को दिया है। ठीक है, तो 100 नंबर पे आइए नजर डालते हैं दोस्तों क्या होगा। तो पहला अगर देखते हैं, अतरंजी खेड़ा जो है दोस्तों वो कहाँ पड़ेगा? वो पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, अपने प्यारे से उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जो नौह नामक स्थल है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और चिरांद आपने बिहार तो देख ही चुका है। उसके बाद महिषादल जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं, 101 पर चलते हैं दोस्तों। 101 भी मिलान करने को दिया है कि क्रोनोलॉजी में आजकल पीएससी जो संस्था क्या बोलते हैं, जो यूपीपीसीएस लोक सेवा है तो उसका मतलब ट्रेंड बन गया है पूछने का तरीका। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छे से इसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। राजस्थान जो जोधपुर में है, राजस्थान सबको पता है। उसके बाद महाराष्ट्र में माहुर झारी, माहुर झारी जो कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। और हुल्लूर जो है वो कर्नाटक में है। उसके बाद तमिलनाडु जो है वो आदिचन्ना आदिचन्नालूर आदिचन्नालूर में है क्या? तमिलनाडु में आदिचन्नालूर है। अजीब सा नाम है यार। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थान पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं भाई। विचार करने के बाद बोल रहा है कि क्रम लगाओ। जब विचार कर लिए तो उसको क्रम से सेट करो। तो आइए हम क्रम से सेट कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुरनूल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारा दमदमा। ये है प्रतापगढ़ में, यूपी के प्रतापगढ़ में। टेलकोटा, उसके बाद हो जाएगा टेलकोटा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा टेक्कल कोट जो है थर्ड पे आएगा। उसके बाद लास्ट में जो आएगा नौ नए कुंड हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 102 का अगर हम मिलान करेंगे तो इसका आंसर हमारा साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 103 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लौ प्रयोक्ता संस्कृतियों में शामिल नहीं है या नहीं थी? तो आइए देखते हैं कौन सा शामिल नहीं था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो गैरिक थी, गैरिक मृदभान संस्कृति ओसीपी, वो हमारा लौ प्रयोक्ताओं में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ये एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 104 का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कब्रें। आगे चलते हैं 105 पे। 105 कह रहा है कि दक्षिण भारत वृहत वृहत पाषाण समाधियां संबंधित है। यूपीपीसीएस 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 105 का जवाब क्या होगा दोस्तों? आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, लौह काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर हमें मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो आइए मिलान करते हैं। 106 नंबर का आइए देखते हैं क्या होता है, किसमें कौन सा जाता है। जो पलवा है दोस्तों ये कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा आंध्र प्रदेश में। और जो पिकली हल जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पोरकालम, जो पोरकालम है दोस्तों वो कहाँ चला जाएगा? वो केरल में चला जाएगा।
सेंगुडरम जो है वो कहाँ जाएगा, वो तमिलनाडु में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फिर से हमें मिलान करने को बोल रहा है 107 पर। आइए फिर से मिलान करते हैं। तो जो सोहन घाटी है दोस्तों, वो पूरा पाषाण से संबंधित है। किससे? पूरा पाषाण से संबंधित है। आगे जो बुर्ज होम है वो दोस्तों वो नव पाषाण काल से संबंधित है, जहाँ से गड्ढे वगैरह मिलते हैं। ठीक है, रंगपुर अभी आपने आपने देखा, ठीक है, ये ताम्र पाषाण से संबंधित है। उसके बाद आदि चन्नलूर जो है वो महापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 108 पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। हमें सबसे पहले देखना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक है, ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बार बार आपको मैं दिखाने की प्रूफ की दिखाकर प्रूफ करना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा है जिसमें इसमें जो एग्जाम इसमें समाहित ना किया गया हो। ठीक है, तो 108 का जवाब हम देंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। तो बस्ती जो स्थल है वो चिराद में है, और चिराद कहाँ है? बिहार में। ठीक है, उसके बाद समाधि स्थल है पोरकालम में। कहाँ? पोरकालम में। उसके बाद अगला जो कह रहा है कि बस्ती एवं समाधि स्थल कहाँ है? पिकली हल में। ठीक है, पिकली हल। तो इसके हिसाब से तीनों आंसर हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 105 109 क्वेश्चन पे। 109 कह रहा है कि इसमें भी हमें मिलान करना है दोस्तों। 109 पे आइए देखते हैं कौन सा मिलान होगा। कह रहा है कि मनहीर जो है वो प्रस्तर स्तंभ है। जो मनहीर था दोस्तों वो क्या था? वो प्रस्तर स्तंभ था। उसके बाद कह रहा है कि कुडाई कल, जो कुडाई कल है वो फड़ शिला से संबंधित है। किससे? कुडाई कल जो है वो फड़ शिला से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है कि टोपी कल जो है वो छत्र शिला से संबंधित है। छत्र शिला से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि डोलमेन जो है वो प्रस्तर मेज से संबंधित है। किससे दोस्तों? प्रस्तर मेज से। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि चित्र में दर्शाया गया महापाषाण प्रारूप। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही प्रारूप में समाहित होगा। 110 का जवाब देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डालमेन। ठीक है, यूपीएससी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बार बार यूपीएससी तक लेवल को टच किया है, तो इसके बाहर से कहीं जाने की संभावना ही नहीं है। 111 क्या कह रहा है दोस्तों, आइए नजर डालते हैं। कह रहा है कि दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन मृदभांड के अंदर, एक सेकंड, मृदभांड के अंदर का काला है। ठीक है, और तथा बाहर का रंग क्या है? लाल है। बोल रहा है कि भारत के दक्षिण महापाषाणकालीन जो मृदभांड थे, उसमें कह रहा है कि अंदर के जो रंग थे वो काला थे, और बाहर के जो रंग थे वो लाल थे। तो नेक्स्ट कह रहा है कि इन रंगों में मृदभांड अलग से पुताई हुई। तो 111 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, और व्याख्या भी स्पष्ट तरीके से कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों 112 कह रहा है कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों का कृषि का प्रभुत्व व्यवसाय था, या प्रमुख व्यवसाय था, सॉरी, प्रमुख व्यवसाय। एक हाँ, थोड़ा सा कट गया दोस्तों। तो उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया। तो इसके हिसाब से ये देखते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी स्पष्टीकरण दे रहा है। ठीक है, 13 नंबर पे नजर डालते हैं दोस्तों। यूपीएससी इसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उपमहाद्वीप की मृद भांड संस्कृति के अनुक्रम को सही से प्रतिबिंबित करता है। तो 113 का जवाब क्या होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, गैरिक मृद भांड संस्कृति। ठीक है, उसके बाद आपको ये सामने काले व लाल मृद भांड चित्र ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बस यहीं तक। तो 86 से लगभग हमने 113 तक क्वेश्चन को रन किया है। तो लगभग धीरे धीरे कवर हो जाएगा ये टॉपिक। बस मुझे लगता है कि 1 से 2 क्लास हैं, ये थर्ड वाला जो टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल का, वो कंप्लीट हो जाएगा पूर्ण तरीके से। उसके बाद हम सीधे आते हैं हड़प्पा सिंधु सभ्यता से, जहाँ से आयोग का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछने का बार बार। हड़प्पा स्थल ऐसा है जहाँ से जिसमें हिस्ट्री रहे और हड़प्पा से क्वेश्चन ना आए, ये पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे करके हम अपने इस एग्जाम को इस बुक को कवर करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। हम लोग इधर-उधर भागते हैं, हमें नहीं भागना है। सीधे अपने एग्जाम को टारगेट करना है, और इस पीवाईक्यू को बढ़िया तरीके से एकदम चटनी की तरह चाट जाना, सफाया कर जाना है। एक बार इसको विश्वास मान के इस चीज़ को फॉलो कर लेना। उसके बाद अगर आपको कहीं बाधा है तो फिर कमेंट में आकर लिख के बोलना कि भाई हाँ, मैं क्या कह रहा था और आपके साथ क्या हुआ। ठीक है?
तो मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, इसमें कोई फेक नहीं है। आप इसको उठाकर देख सकते हैं, जिनके पास होगा, जिनके पास नहीं होगा वो वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। इस बुक को एक बार ईमानदारी से पढ़ लीजिए, आपका सारा जीएस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू सम्मिलित किया गया है, वो भी हर एग्ज़ाम को। जब हर एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। गेस लगाने का जो है पावर डेवलप होगा। तो हम पीवाईक्यू कोई भी एग्ज़ाम अगर हम क्रैक करने जाते हैं, तो उसमें हमें पीवाईक्यू हमारा रामबाण होता है, हमारा मार्गदर्शन का काम करता है। तो ये लूसेंट हम इसको हल्के में लेते हैं, दरअसल ये हल्के में इसको लेने की हमें बहुत बड़ी भूल करते हैं। हमें इसको हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। इसको एक बार अच्छे से आप थोरोली पढ़ जाइए, उसके बाद आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद दिखने लगेगा। ठीक है दोस्तों, कल हम फिर से मिलते हैं अगले सेशन के लिए। 1 से 2 क्लास और होगा, कंप्लीट करके फिर हम सीधे हड़प्पा टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा देना, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के लिए आपका भाई काम कर रहा है। रात के 2 बजे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके। लेखपाल की जो एग्ज़ाम है अभी नियरेस्ट में है, उसके बाद हाई कोर्ट का भी आने वाला है। तो एक बार आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो हर जगह आपको काम देगा, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक ही सोर्स को आप पढ़िए और इसी लूसेंट बुक को बार-बार दोहराइए वीडियो के माध्यम से। एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार, जो टॉपिक गलत हो रहे हैं उसको नोट करके फिर रिवाइज़ करके फिर प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस के अलावा आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, ये सत्य है। ठीक है? प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, हर फ़ील्ड में, चाहे कोई फ़ील्ड हो। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम बस यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख़्याल रखना दोस्तों।